साथियों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम द राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करने वाले हैं, जो कि आपके एसएसटी के हिस्ट्री टॉपिक से लिया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय यूरोप में राष्ट्रीयता का उदय के बारे में। इस अध्याय में हम जानेंगे कि 19वीं सदी में राष्ट्रीयता का विचार कैसे उभरा, इसने यूरोप में आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण में क्या भूमिका निभाई, तथा इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि यह आपकी परीक्षा और सामान्य ज्ञान दोनों के लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के पार्ट से। राष्ट्रीयता का अर्थ और परिचय क्या है? राष्ट्रीयता का अर्थ है साझा पहचान और संस्कृति। 19वीं सदी से पहले यूरोप साम्राज्यों और राजशाही में बंटा हुआ था। राष्ट्रीयता ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक राष्ट्र के रूप में पहचानने की प्रेरणा दी, तथा यह विचार फ्रांसीसी क्रांति से जन्मा और धीरे धीरे यह पूरे यूरोप में फैल गया। तो आइए अभी हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति की। फ्रांसीसी क्रांति क्या है और इसका राष्ट्रीयता के साथ में क्या संबंध है? फ्रांसीसी क्रांति जो थी वो 1789 में घटित होने वाली यूरोप में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति की जो महत्वपूर्ण बातें थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार इसमें सामने आए। नागरिकों को पहली बार राष्ट्र का हिस्सा माना गया तथा क्रांति के दौरान कई सारे सुधार किए गए, जैसे कि सामंती व्यवस्था का अंत हुआ, इसमें कर प्रणाली में सुधार किए गए, लोगों को समान अधिकार दिए गए, और इन सारी बातों को फ्रांस की सेना ने पूरे यूरोप में फैलाया। इन सारी चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जिस व्यक्ति का था वो था नेपोलियन। उसके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को और उसके समय काल को नेपोली कीरा के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन ने आधुनिक प्रशासनिक सुधार लागू किए, जैसे कि कानूनों का समान संहिता, कर संग्रहण का केंद्रीकरण तथा सामंती विशेषाधिकारों का उन्मूलन किया। लेकिन उनका साम्राज्यवादी रवैया जो था वो लोगों को उनके विरोध का कारण बना। अब हम आगे बात करेंगे वियना कांग्रेस की, जो कि 1815 में घटित होने वाली एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी। वियना कांग्रेस 1815 में होती है और नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप को पुनर्गठित करने के लिए यह कांग्रेस आयोजित की गई थी। इसके उद्देश्य में शामिल था पुरानी राजशाही को बहाल करना, शक्ति संतुलन बनाए रखना, लेकिन यह लोकतंत्र और राष्ट्रीयता की मांग को दबाने में असफल रही। परिणाम स्वरूप यूरोप के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह जो है वो पनपने लगे। तो एक तरीके से ये जो वियना कांग्रेस थी ये अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। इसके साथ साथ यूरोप में अन्य कई क्रांतियां होती हैं, जिनको 1830 और 1848 की क्रांतियों के नाम से जाना जाता है, जो कि एक राष्ट्रवादी यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुआ करती थी। इसमें 1830 की अगर क्रांतियों की बात करें तो ग्रीस ने ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता प्राप्त की, बेल्जियम ने नीदरलैंड से आज़ादी पाई, पोलैंड और इटली में विद्रोह हुए, तथा 1848 की अगर क्रांतियों की बात की जाए तो यह क्रांति लोकतंत्र राष्ट्र निर्माण की मांग पर आधारित थी। किसानों, श्रमिकों और बुद्धिजीवियों ने इसमें भाग लिया। हालांकि कई जगहों पर यह असफल रही, लेकिन इसने राष्ट्रीयता के विचार को मजबूत किया। अब हम बात करते हैं इटली के एकीकरण की। इटली का एकीकरण 1861 में होने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। 19वीं सदी में इटली छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। इसके प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो प्रमुख नेताओं में गुसेप मैजनी थे, जिन्होंने यंग इटली आंदोलन की स्थापना की थी। दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे काउंट कैवूर। काउंट कैवूर उत्तरी इटली को कूटनीतिक रूप से एकजुट करने में सफल रहा, तथा गैरीबाल्डी ने सैन्य अभियानों के द्वारा दक्षिणी इटली को एकजुट किया। जर्मनी के एकीकरण की बात की जाए अगर तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ, और जर्मनी के एकीकरण के पहले वह 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसके प्रमुख नेता में ऑटो वन बिस्मार्क शामिल थे, जिन्होंने लोहे और रक्त नीति के माध्यम से जर्मनी को एकजुट किया। प्रशिया की सैन्य शक्ति का उपयोग किया गया। 1871 में जर्मन साम्राज्य की स्थापना हुई और बर्लिन इसकी राजधानी बनी। अब इसके साथ साथ में हम अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आती बाल्कन क्षेत्र की आती है, और उस पर राष्ट्रीयता के प्रभाव की बात होती है। बाल्कन क्षेत्र, यह क्षेत्र जातीय विविधता और संघर्ष का केंद्र था। यहाँ के देशों ने ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष किया। इस क्षेत्र में बढ़ती साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा और राष्ट्रीयता ने प्रथम विश्व युद्ध को जन्म दिया, जिसका राष्ट्रीयता पे प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता पे प्रभाव जो थे वो सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों थे। तो अगर हम राष्ट्रीयता के प्रभाव का सकारात्मक पहलू देखें तो आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण हुए, स्वतंत्रता और समानता के विचारों को बढ़ावा मिला। और नकारात्मक अगर पहलू की बात करें तो इसने साम्राज्यवाद, युद्ध और जातीय संघर्ष को बढ़ावा दिया। यानी कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचते, निष्कर्ष निकलता है कि राष्ट्रीयता ने 19वीं सदी में यूरोप के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया, तथा इसने आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण की और स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा दी। लेकिन
अतिवादी राष्ट्रीयता ने संघर्ष और हिंसा को भी जन्म दिया। यानी कि इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है कि राष्ट्रीयता का विचार एकजुट तो कर सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग विभाजन और संघर्ष पैदा करने वाला भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हमने यहाँ पे शामिल किया है। वीडियो में आगे बने रहिए, आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो में हमने कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से उपयोगी हो सकते हैं, और साथ साथ में इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किया गया है जो कि आपको आपकी तैयारी में काफ़ी मददगार होंगे। उन प्रश्नों की सूची स्क्रीन पे आपको भी दिखाई देगी जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की कैटेगरी में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर में हमने अलग अलग रूप से क्लासीफाई किया है। तो उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। वो क्वेश्चंस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने आपके लिए कुछ असाइनमेंट भी शामिल किया जो कि एक मैप वर्क है। इसमें आपको यूरोप के मैप में कंट्रीज यूनिफाइड टू फॉर्म जर्मनी बिफोर 1871, यानी कि उन देशों को आपको हाईलाइट करना, आउटलाइन करना जो जर्मनी के एकीकरण के पहले थे, तथा ऐसे क्षेत्रों को भी मैप में आप हाईलाइट करने का प्रयास कीजिए जो इटली के एकीकरण के पहले थे, तथा बाल्कन प्रायद्वीप को, बाल्कन पेनिनसुला को भी आप मैप में प्रदर्शित करने का प्रयास कीजिए। तो ये रहे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द राइज ऑफ द नेशनलिज्म, यानी कि फ्रांस की क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में क्या योगदान था। नेम द इवेंट दैट लेड टू द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एंड हु वाज द गुसेप मैजनी एंड व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू द इटालियन यूनिफिकेशन, यानी कि गुसेप मैजनी कौन था और इटली के एकीकरण में उसका क्या योगदान था। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, वियना की ट्रीटी का उद्देश्य क्या था। अब इसमें आगे है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट का यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रसार में योगदान बताइए। व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वियना के मेन फीचर्स क्या थे। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द कल्चर इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन इन यूरोप, है ना, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में कल्चर का योगदान क्या था, ये भी आपको बताना है। और जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन के बारे में भी बात की गई है। लॉन्ग आंसर कैटेगरी में हमने कई क्वेश्चंस को शामिल किया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यानी कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में आपको बताना है। हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ द नेशनलिज्म लेड टू द बाल्कन क्राइसिस। तीसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द नेपोलियन इन शेपिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। और चौथा क्वेश्चन जो शामिल किया गया, कंपेयर द यूनिफिकेशन मूवमेंट ऑफ इटली एंड जर्मनी, यानी कि इटली और जर्मनी के यूनिफिकेशन मूवमेंट को कंपेयर करना है। अब मैप बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। इसमें जैसे है, कंट्रीज यूनिफाइड टू फॉर्म जर्मनी, यानी कि उन क्षेत्रों को चिन्हित करना मैप में आपको जिनसे जर्मनी को यूनिफाई करके बनाया गया था। साथ साथ में इटली के यूनिफिकेशन को भी आपको चिन्हित करना है, साथ साथ में बाल्कन क्षेत्र को भी आपको बनाना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो आपको काफ़ी ज़्यादा आने वाले परीक्षाओं में फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं। कुछ रिसोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, इसका भी आप प्रयास कीजिएगा कि आप इसको सॉल्व कर पाएँ। तो इस वीडियो में हमने इन सारी महत्वपूर्ण बातों को आपके लिए शामिल किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, जिसको बहुत कम समय में राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप टॉपिक को हमने बहुत कम समय में पूरा का पूरा समराइज वे में कवर किया है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी शामिल किए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट में आप हमको ये बताना ना भूलें कि कौन से टॉपिक को आगे हम कवर करें। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ, हम आपकी परीक्षा के लिए